हेलो गाइस, वेलकम टू द वीदरिगल। ये क्लास फोर्थ ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ लॉ। फटाफट से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। तो मान लो कि आप ड्राइविंग कर रहे हो। अब आपको यह जानना जरूरी है कि एक्सीलेटर से गाड़ी भागती है और ब्रेक से गाड़ी रुकती है और क्लच का काम होता है गियर बदलना। तो ये तो हुए रूल्स जो कि कार पर अप्लाई होते हैं। आपने गाड़ी के रूल्स तो अब समझ लिए, तो क्या आप इससे गाड़ी चला पाओगे? नहीं ना। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली रूप में अप्लाई नहीं करोगे, उन रूल्स को अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो चैलेंज क्या है? अगर आप रास्ता रट लो कि इस गली से राइट लेना है, जब कोई आपके सामने नया रास्ता आएगा तो आप तो फंस जाओगे। लेकिन आप अगर गाड़ी चलाने का प्रिंसिपल समझ लो तो दुनिया के आप किसी भी रास्ते पर, किसी भी सड़क पर, किसी भी गली से आप जा सकते हो, चाहे वो रास्ता आपके लिए नया क्यों ना हो या पुराना हो। ठीक है, तो लॉ स्टूडेंट के लिए इसका मतलब है, अगर आप प्रिंसिपल जैसे कि इंसाफ का रूल, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक रूल सीख लो तो कोर्ट में चाहे कोई भी नया केस क्यों ना आ जाए, आपके सामने एक मैप होगा, यानी कि एक आइडिया लग जाएगा कि इस केस में किस चीज़ की बात चल रही है। हर नए केस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है ना कि कानून की गाड़ी कैसे चलती है। इसलिए बेसिक रूल्स यानी कि प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। लॉ की पढ़ाई में सबसे मुश्किल काम यही है कि हम उसे कैसे सीखें। लॉ दो चीज़ों से मिलकर बना है, साइंस और आर्ट। Legal education faces a fundamental challenges. How do we master a discipline that is both a profound science और a practical art? मतलब बोलता है कि साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है? तो साइंस मतलब सिर्फ रटने की बात बोलता है। आर्ट क्यों है? क्योंकि उसको कैसे चलाना है ये भी आना चाहिए। तो साइंस बताता है कि नमक कितना डालना चाहिए, खाना कितने हीट पर पकेगा। वहीं आर्ट बोलता है कि आप अगर किचन में खड़े हो तो आपके हाथ की सफाई, कौन सी सब्जी में कितना नमक डालेगा, ये बताता। मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल है ये। ठीक है। वैसे जैसे कि एक लॉ स्टूडेंट अपने लॉ की पढ़ाई कर कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। अब चैलेंज ये है कि दोनों में एक्सपर्ट कैसे बने। इट इज अ फिलोसॉफी टू बी अंडरस्टूड थ्रू अ ग्रैंड प्रिंसिपल और अ ट्रेड टू बी लर्न थ्रू द मास्टरी ऑफ इट्स टूल्स द केसेस। मतलब यह सवाल पूछ रहा है कि लॉ को दिमाग से समझना चाहिए या सिर्फ रट लेना चाहिए इसको। फिलोसॉफी, फिलोसॉफी से मतलब है यानी कि प्रिंसिपल, वो लगाना ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पर ट्रेड जो कि केसेस से लिया गया है कि बस केस याद कर लो, क्योंकि इस केस में ऐसा हुआ है तो आगे वाले केस में भी ऐसा होगा। ठीक है, ये इस चीज़ को बताता है। और लॉ इज़ अ बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस क्यों? क्योंकि वो बताता है कि थियोरिटिकल पार्ट है। आर्ट क्यों? क्योंकि हमें उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए हमारे रियल लाइफ में। और वही है अ फिलोसॉफी और एंड अ ट्रेड। मतलब फिलोसॉफी जो कि हमारे प्रिंसिपल्स, जो बेसिक्स रूल्स हैं, और अ ट्रेड यानी कि केसेस से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से सिनॉप्सिस से। तो फर्स्ट कहता है द डुअल नेचर ऑफ लॉ, सेकंड कहता है द अमेरिकन एम्पेरेटिव, थर्ड कहता है द बेकनियन मेथड एंड फोर्थ है द ट्रू रूल ऑफ केसेस। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट यानी कि द डुअल नेचर ऑफ लॉ, है ना। तो लॉ को मास्टरी करने के लिए हमें उसकी सोच और काम दोनों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लॉ एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स सोशल साइंस डिमांडिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ इट ब्रॉडर प्रिंसिपल्स एंड इट स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अब ब्रॉडर प्रिंसिपल यानी कानून की बड़ी बड़ी बातें, यानी कि लॉजिक यानी कि थ्योरी पार्ट हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे स्पेसिफिक एप्लीकेशन से मतलब है उन नियम, उन रूल से जो कि एक रियल लाइफ में अपन केसेस में लगाए जाते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल पार्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। अब इसका डुअल नेचर देखते हैं। द जुरिस्प्रूडेंस द जनरल्स डील्स विद द जनरल्स, इट आस्क फाउंडेशनल क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सोसाइटी। इसका मतलब है कि किसी एक केस की नहीं बल्कि पूरे कानून की जनरल समझ है। यह आसान से सवाल पूछता है कि कानून क्या है, क्यों बना और सोसाइटी कैसे चलती है। और सेकंड बोलता है द लॉ, लॉ द पर्टिकुलर्स, as a community deals with the particulars, the specific legal rules prevailing in a single political community। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्पेसिफिक रूल्स जो कि किसी एक सिटी, स्टेट या कम्युनिटी में लगता है। Modern thought emphasizes the unity and the preeminence of what is essential in a law. Its correlate law to the whole family of the social sciences, of which it is a both child and king। चाइल्ड एंड किंग से इसका मतलब है कि कानून समाज में पैदा होता है, जैसे कि सोसाइटी में चाइल्ड पैदा होता है, यानी कि सोसाइटी में जैसे बच्चा पैदा होता है, वैसे ही क्या होता है, कानून समाज में पैदा होता है। लेकिन वही कानून पूरे समाज को कंट्रोल भी करता है, लाइक अ किंग। The challenges for the law schools is to impart the particulars in a way that enables a student to expound and apply these in practice against all comers। यानी कि
इसका सीधा सा मतलब है कि लॉ स्टूडेंट के लिए जो रियल चैलेंज यही है कि स्टूडेंट को जो थ्योरी के साथ साथ क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स यानी कि जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी असली रूल्स इस तरीके से सिखाने चाहिए लॉ स्कूल्स में, ताकि वो जब कोर्ट में खड़ा हो स्टूडेंट, तो उसके सामने कोई भी विरोधी हो, उसके सामने क्या करे, वो अच्छे से लड़ सके। हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे, जो कि कहता है द अमेरिकन इम्पेरेटिव। अब यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि अमेरिका के यहाँ पे मजबूरी समझो या ज़रूरत समझो। क्यों? क्योंकि वहाँ का कानून क्या है, बहुत बड़ा और बिखरा हुआ था। वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनको केसेस में उलझने से पहले ही उनको एक फाउंडेशनल सिखाना कंपलसरी हो गया था। मतलब सीधे केसेस पर जंप ना करके पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर आप सीखो, आप बेसिक रूल्स सीखो, ताकि आपके सामने जब भी कोई नया केस आएगा तो आप उसको भी अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। तो the American system of a government built on unwritten law created and the urgent need for a well-trained legal profession। तो ये यही कहता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, among English speaking peoples Americans have thus far provide the best facilities for the education for the bar driven by a necessity। तो इसका मतलब यही है कि जो इंग्लिश बोलने वाले जो देशों में बेस्ट फैसिलिटी, मतलब अमेरिका में लॉयर को ट्रेन करने का जो तरीका था, मतलब जो लॉ स्कूल थे वो सबसे एडवांस था वहाँ का। ठीक है। और ड्रिवन बाय नेसेसिटी, मतलब वहाँ का कानून इतना उलझा हुआ था कि बिना किसी अच्छी ट्रेनिंग के काम ही नहीं चल सकता था, इसलिए उन्होंने सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम बनाया। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जो कि सीधी बात कह रहा है कि जो अमेरिका का गवर्नमेंट है वहाँ पे किसी राजा का हुक्म नहीं चलता, बल्कि वहाँ पे एक ऐसा अनरिटन लॉ पर टिका हुआ है जो किसी ऐसे सरकार या लेजिस्लेचर के कानून से भी ऊपर है। वहीं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, The US system of the government rested not on the personal authority or the tradition but on and the unwritten law higher than any legislature could make। ठीक है। तो वो किसी पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेशन के कानून से भी ऊपर है। इसका थर्ड पॉइंट कहता है कि कानून की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब दिस क्रिएट्स अ यूनिक रोल फॉर अ लॉयर्स मेक देम बाय अ इनविटेबल सर्कमस्टांसेस बोथ अ क्रिएटिव एंड अ कंजर्वेटिव गवर्निंग एरिस्टोक्रेसी। मतलब कानून की डीप अंडरस्टैंडिंग से लॉयर सिर्फ वकील ही नहीं रह गए थे वहाँ के, बल्कि सोसाइटी को चलाने और कानून को बैलेंस करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट लोग बन गए थे। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट कहता है दे वर द इसेंशियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल conventions legislature and the shifting the courts takes the requirement a deep understanding of the first principle। तो पहले ही जोर दिया गया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉयर सिर्फ कोर्ट में लड़ने के लिए ही नहीं थे, बल्कि पूरे देश व कानून को स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। इसलिए उनका सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल पर सबसे ज़्यादा जोर दे सीखने पर। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कानून की पढ़ाई वक्त के साथ कैसे बढ़ी। तो द इवोल्यूशन ऑफ द अमेरिकन लीगल एजुकेशन। सो यहाँ पे जो पहले के ट्रेनिंग के तरीकों में केसेस को रटने से पहले ही यानी कि लीगल फिलोसॉफी, जैसे कि कानून की सोच और हिस्ट्री यानी कानून का जो इतिहास है समझने पर ज़्यादा जोर दिया गया था। अर्ली ट्रेनिंग मेथड प्रायोरिटेड अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल फिलोसॉफी एंड अ हिस्ट्री बिफोर फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक केस। सीधा सा यही कहने का मतलब है किसी केस पे जाने से पहले ही कानून की यानी लीगल फिलोसॉफी और उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दो फेजेस दिए गए हैं। द लॉ ऑफिस एप्रीहेंशनशिप, मतलब इस फेज का मतलब है कि शुरुआत में लोगों को मतलब किसी लॉयर के ऑफिस में काम सीखने के लिए समय दिया जाता था, मतलब कानून की गहराई को समझने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद वो वहाँ पे रहते हुए बड़े बड़े फिलोसोफर्स की बुक पढ़ते थे। तो यहीं पे होता है स्टूडेंट बिगेन बाय अ रीडिंग फाउंडेशनल वर्क। और यहाँ पे बड़े बड़े फिलोसोफर कौन थे, मॉन्टेस्क्यू थे, हेलेस थे और दी हिस्ट्री ऑफ द कॉमन लॉ, और ये बहुत सारे थे। ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े थिंकर्स थे इनकी किताबें पढ़ते थे और कानून की सोच यानी फिलोसफी और पावर के बारे में ये बताते थे। इसका सेकंड पॉइंट कहता है ब्लैकस्टोन कमेंट्रीज वर द इंडिस्पेंसेबल कोड टेक्स्ट। मतलब ये उस वक्त की सबसे ज़रूरी किताब थी। कौन सी? ब्लैकस्टोन कमेंट्रीज। मतलब इसे कानून की बाइबल समझा जाता था, क्योंकि इसमें सारे बिखरे हुए कानून को एक जगह यानी सिस्टम को समझा दिया गया था। अब हम इसके सेकेंड फेज पर आते हैं, द फर्स्ट लॉ स्कूल लिचफील्ड 1784। तो इस फेज में लॉ की पढ़ाई ऑफिस से निकालकर पहली बार एक स्कूल यानी कि लिचफील्ड में आई थी। इस लॉ स्कूल में क्या करते थे, स्टूडेंट को पूरे कानून पर एक डिटेल्ड लेक्चर दिया जाता था। यानी कि इंट्रोडक्शन वाज गिवन थ्रू एलाबोरेट लेक्चर्स ऑन द फील्ड ऑफ लॉ, होल फील्ड ऑफ लॉ। यानी कि एलाबोरेट लेक्चर्स, यहाँ सिर्फ काम नहीं सिखाया जाता था बल्कि कानून की हर बारीकी पर एक डिटेल लेक्चर दिया जाता था। ठीक है।
एक ग्रेट एम था, द ग्रेट एम वॉज टू एडिक्वेट द स्टूडेंट विद द प्रिंसिपल्स इन अ क्लियर हिस्टोरिकल ऑर्डर टू इम्प्रेस दैम परमानेंटली ऑन द माइंड। मतलब इनका एक ग्रेट एम था कि स्टूडेंट को कानून का रट्टा ना मारना है, बल्कि उसके लॉजिक को हमेशा के लिए समझा देना है। और हिस्टोरिकल ऑर्डर यानी कानून को स्टार्ट से लेकर अब तक कैसे मतलब चेंजेस हुए उसमें, उस तरीके से पढ़ाया जाता था यहाँ पे। अब हम इसके थर्ड पॉइंट पर आते हैं, जो कहता है द बेकेनियन मेथड। तो इस मेथड में ये कहते हैं कि कानून के जो जनरल रूल है उनको पहले मजबूत करो, तभी आप किसी स्पेसिफिक केस को सॉल्व कर पाओगे। तो द फादर ऑफ द इंडक्टिव फिलोसॉफी फ्रांसिस बेकन आर्ग्यू फॉर द लॉ टू बी जस्ट इट मस्ट बी फर्स्ट बी सर्टेन। मतलब जो मॉडर्न साइंस के पिता थे वो फ्रांसिस बेकन थे, और उनका ऐसा मानना था कि कानून तभी जस्ट यानी इंसाफ कर सकता है जब वो वजह यानी कि एक सर्टेन हो। यानी कानून का जो रूल है यानी कि रूल ऑफ जो लॉ है को सबसे पहले बिल्कुल साफ और ऐसा पक्का होना चाहिए। ठीक है। इन हैज दे डिग्निटेट एट ऑगेंटिमेस साइटेरियम, एक ये यहाँ पे लीगल मैगजीम है, अ टाइटल बेकन डिसाइडेड अ टाइटल टू द सोर्स ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फ्रांसिस बेकन ने अपनी जो बुक है दे डिग्निटेट में सोर्स ऑफ लॉ यानी कानून के जो जरिए पर पूरी एक चैप्टर लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ उन्होंने बताया था कि कानून यानी कि लॉ कहाँ से बनता है और उसे ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए। और वहीं इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है हैज अ सेंट्रल थीस यानी अनलेस लॉ इज सर्टेन इट कैन नॉट बी जस्ट। मतलब जो सेंट्रल थीस्ट की बात कर रही है, जब तक लॉ बिल्कुल साफ और पक्का यानी कि सर्टेन नहीं होगा तब तक वो इंसाफ यानी कि जस्ट नहीं कर सकता। अगर कभी लॉ ही क्लियर नहीं होगा तो वो जस्टिस कैसे देगा। ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट कहता है कि देयरफॉर द बेस्ट लॉ इज द को मिनिमम रिलिंक्विट ऑर्बिट जुडिस। ये एक लीगल मैगजीम है विच लीव्स द लास्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज। मतलब इसका यही कहना है कि इस मैगजीम का ये मतलब होता है कि जज को खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जज को खुली छूट मिल जाएगी तो वो अपने मूड के हिसाब से फैसला सुनाएंगे, ना कि लॉ के मुताबिक। तो इसीलिए कानून यानी लॉ के मुताबिक होना चाहिए क्या? फैसला, ना कि जज के मूड के हिसाब से होना चाहिए। और इसका लास्ट पॉइंट कहता है बेकेनियन आइडिया वाज एंड द ऑफिशियल कोड of an unwritten law, clear though clear enough that he who runs might read it। बेकन का आइडिया एक ऐसा लिखा हुआ कानून यानी कि कोड था जो कि इंसाफ यानी साफ और आसान हो, एक भागता जिससे एक भागता हुआ इंसान में क्या करे उसे पढ़कर समझ सके। ऑफिशियल कोड यानी बेकन चाहते थे कि कानून बिखरा हुआ ना हो, बल्कि एक ऐसा कोड जो कि सिस्टमेटिक लिखा हुआ हो। अब ये कहता है कि बेकन टीचिंग एलिमेंट्री लॉ। अब देखो बेकन का सीधा सा कहना था कि कानून का रट्टा नहीं मानना और ना ही सीधे पहले क्या करना कोर्ट केसेस को समझने के लिए उन पर कूद जाना, बल्कि पहले फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि पहले लॉ की जो मैगजीम होती है प्रिंसिपल को समझना चाहिए। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग ऑटोमेटिक ही मजबूत ही बनेगी। तो यहाँ पे वो कहते हैं ही आर्ग्यू फॉर द टीचिंग प्राइवेट लॉ थ्रू फाउंडेशनल टेक्सेस टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद द कॉन्सेप्चुअल मैक। तो यहाँ पर बेकन का मानना था कि जो प्राइवेट लॉ यानी कि आम लोगों के जो आपसी कानून को सीधा कोर्ट केसेस से नहीं बल्कि एक फाउंडेशनल टेक्स्ट से पढ़ना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है उनके दिमाग में कानून का एक कॉन्सेप्चुअल मैप बन जाए। अगर स्टूडेंट को कानून का पूरा ज्ञान होगा यानी कि उसके पास पूरा मैप होगा, फिर उसे उस रास्ते पर ढूंढने को कहो, अगर वह नियम यानी कि वो रूल के हिसाब से उसको ढूंढ लेता है तो वो कोर्ट के किसी भी नए केस में कभी भी नहीं उलझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो वो प्रिंसिपल पता है ना, इसलिए वो नए केसेस को भी कुछ ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश और आइडिया लगा ही लेगा। तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि बेकन आर्ग्यू दैट स्टूडेंट शुड दी अप्रोचेस द होल बॉडी ऑफ द लॉ ओनली आफ्टर गेनिंग अ प्रिलिमरी अंडरस्टैंडिंग। तो जो प्रिलिमरी अंडरस्टैंडिंग है मतलब पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, डायरेक्ट मुश्किल केसेस में पढ़ना एक गलत बात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे आता है इंस्टीट्यूशनल ट्रीटिस। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी किताब जो कि कानून को एक सिस्टम और आसान यानी क्लियर ऑर्डर में समझाती हो। अब यहाँ पे एक मैगजीम आती है लेवी अली का नोटियम प्रेसेप्टम। मतलब इसका गोल यह है कि जब स्टूडेंट बाद में किसी कॉम्प्लेक्स केसेस को देखे तो वो उसे लगे नहीं, बट बल्कि उसे यह लगे कि मैंने तो इस केस के बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही जानता, क्योंकि उसे तो ये प्रिंसिपल पता है ना। इसलिए वो नए केस यानी कि उसको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कर सकता है वो। यानी कि नया केस जैसे ही जब देखेगा तो उसे जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आए दिन हम जब भी कोर्ट में जाते हैं तो हमारे सामने नए नए केसेस आते हैं। नेक्स्ट बात ये कहती है कि पैकन इस प्रैक्टिस एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन लॉ
जो कि 1630 की है। मतलब यहाँ पे बेकन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन लॉ, जो कि लिखी थी 1630 में। ठीक है, ये उनकी बुक थी और उनका सिर्फ एक सिंपल सा कहना था कि कानून की पढ़ाई को आसान और सिस्टमेटिक कैसे बनाया जा सकता है। Bacon create has a own elementary textbooks to put has the educational philosophy into practice, कि कैसे वो अपनी एजुकेशनल फिलोसॉफी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेकन ने अपनी किताब में रूल्स तो लिखे थे और उन केसेस को इलस्ट्रेशन से समझाया भी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर जो केसेस के नाम या रेफरेंस जिसे हम साइटेशन कहते थे वो नहीं दिए थे। इलस्ट्रेशन विदाउट साइटेशन, यानी बेकन ने केसेस को कहानी की तरह यहाँ पे यूज़ किया था ताकि स्टूडेंट को लॉजिक समझ सके। और उन्होंने यह भी नहीं बताया था कि ये फैसला कब और किस जज ने दिया था। Has book set the rules each follows by a numbers of the illustrations often take from the reported cases। मतलब उन्होंने केसेस तो दिए थे बट एक इलस्ट्रेशन के रूप में उनको समझाया था ताकि उससे लॉजिक क्लियर हो सके। और however he deliberately did not refer to the cases by the citation। और उन्होंने केसेस के साइटेशंस नहीं दिए थे, यानी कि जो रेफरेंस है वो नहीं दिया था। यहाँ पे एक स्टोरी की तरह समझाया था। अब यहाँ पे एक मैक्सिम आती है, इन जूरे नॉन रिमोटा कॉसा सेट प्रॉक्सिमा स्पेक्ट्रम। यहाँ पे जो भी लास्ट टाइम बोला हो, जो नहीं पढ़ते आता है इसको जो भी बोलते हो, पर इसका सीधा सा मतलब होता है कि दूर की वजह, यानी कि जो रिमोट कोस को नहीं देखा जाता है बल्कि एक नज़दीक वजह को, यानी कि प्रॉक्सिमेट कोस को देखा जाता है। अब यहाँ सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि ए ने बी की गाड़ी को टक्कर मारी। अब ए ने ब्रेक नहीं लगाया इसलिए बी की गाड़ी को टक्कर लग गई, तो ये तो हो गया इमीडिएट कोज। ठीक है, अब सेकंड क्या हुआ कि ए लेट हो रहा था क्योंकि उसकी मम्मी ने खाना जो बनाया वो देर से बनाया था, तो ये हो गया रिमोट कोज। अब मम्मी ने खाना देर से क्यों बनाया, क्योंकि गैस खत्म हो गई थी और गैस वाले को हमने 2 दिन पहले ही बोल दिया था। तब ये तो इनडेफिनाइट कोज हो गया ना। अब वो गैस बोले कि हमने एजेंसी वालों को बोला था तो उन्होंने अभी अलॉट नहीं करी है, तो ये सारी प्रोसेस क्या इनडेफिनाइट टाइम चलती ही जाएगी। तो जो ए ने बी को टक्कर मारी, तो क्या हम गैस एजेंसी वाले को पकड़ कर लाएंगे कि भैया आपने गैस टाइम पे नहीं दिया इसलिए उनकी मम्मी ने खाना नहीं बना पाया, उनकी मम्मी खाना नहीं बना पाए तो वो लेट हो गए। वो लेट हो गए तो वो तेजी से गाड़ी चला रहे थे वो ब्रेक नहीं लगा पाए इसलिए उन्होंने बी की गाड़ी को टक्कर मारी। अब ऐसा हम देखने जाएंगे तो ये तो लंबी प्रोसेस चलती जाएगी। तो यहाँ पे बेकन का सीधा सा कहना है कि हम इमीडिएट कोज पर ध्यान देते हैं। कानून तो यही देखेगा ना कि ए ने बी की गाड़ी को टक्कर मारी क्योंकि उन्होंने ब्रेक नहीं लगाया, ना कि हम मम्मी और उन गैस एजेंसी वालों को लेने जाएंगे और ना ही उनका हम पॉइंट देखेंगे। तो यही है कॉजेस ऑफ कॉजेस। बेकन कहते हैं कि अगर हम वजह की वजह ढूंढने निकलेंगे तो उसका तो अंत ही नहीं होगा और ये तो चलती ही जाएगी। अ क्वेश्चन फॉर द लॉ टीचर, मतलब बेकन ने लॉ टीचर को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी और वो चेतावनी आज भी उतनी ही सच है। क्यों? क्योंकि कानून आसान बनाना ही असली टीचिंग होती है, ना कि उसको कॉम्प्लेक्स करना, ना कि उसमें डाउट पैदा करना। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे वही कहते हैं। यहाँ पे तीनों पॉइंट दिए गए हैं। बेकन एडवाइस दैट अ लेक्चरर एंड द लीगल एडवाइसेस शुड बी। तो बेकन के मुताबिक मुश्किल कानून को सिंपल करके स्टूडेंट की उलझन खत्म करें। ही ऑब्जर्व अ टाइमलेस फ्लॉ अमंग एजुकेटर्स, मतलब अक्सर टीचर मतलब सिखाने के बजाय इंटेलेक्चुअल शो ऑफ करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है मल्टीप्लाइंग डाउट्स पैदा होते हैं और कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, फिर द फोकस शुड बी ऑन द क्लियरिटी एंड द फाउंडेशंस, नॉट ऑन द परफॉर्मेटिव इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लिसिटी। मतलब बेकन का एक ऐसा पॉइंट जो आज के दौर में भी उतना ही ज़रूरी है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि पढ़ाई का मकसद कानून को मतलब समझ होनी चाहिए, ना कि उसे सिर्फ मुश्किल दिखाना होना चाहिए। मतलब उसको एक आसान तरीकों से समझाना चाहिए। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट के, द ट्रू रोल ऑफ केसेस। देखो बेकन का मानना था कि केसेस कानून की फाउंडेशन नहीं है, वह सिर्फ कानून को समझाने का एक सिर्फ इलस्ट्रेशन है। Within a principle's first framework, cases served as the powerful example that explains and solidify the student understanding of the foundation rule। जब एक स्टूडेंट प्रिंसिपल सीख लेता है तो केसेस उसके दिमाग में उस रूल्स को हमेशा के लिए पक्का यानी कि सॉलिफाई कर देते हैं। द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच डज नॉट इग्नोर लॉ केसेस। बेकन का इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कोर्ट के केसेस की अहमियत खत्म नहीं करता है, बल्कि उन्हें सही जगह यानी कि प्रॉपर प्लेस पर रखना है। एक सिंपल से तरीके से समझते हैं कि जो शुरुआती दौर में जो पढ़ाई यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन में केसेस का रोल यानी कि मालिक का नहीं हो बल्कि एक सर्वेंट का होना चाहिए। पहले सर्वेंट देन मालिक, तो वही आता है कि पहले प्रिंसिपल देन केसेस।
वैसे ही जैसे कि पहले एक नींव रखी जाती है, फिर दीवार खड़ी करी जाती है, फिर उस पर पेंट किया जाता है। As seen in the Litchfield model, cases are used to support or the illustrate। जो लिचफील्ड लॉ स्कूल थी, जो कि अमेरिका की फर्स्ट लॉ स्कूल में बिल्कुल बेकन के रास्ते पर ही चले हुए कानून पढ़ाए जाते थे। उन मॉडल मतलब केसेस का मकसद यही था कि सिर्फ उनको सपोर्ट और इलस्ट्रेट करना था। बेकन केसेस के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनके इस्तेमाल का तरीके पर जोर दिया गया था। कानून की पावर और उसके जरिए के बीच का फर्क को साफ करता है। उनका मानना था कि केसेस कानून को हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो कानून को पैदा नहीं करते हैं। द अमेरिकन इको ऑफ द बेकन फिलोसॉफी। बेकन की फिलोसफी का ये अमेरिकन इको दिखाता है कि कैसे 19th सेंचुरी के महान अमेरिकन लॉयर में भी उन्हीं रूल्स को अपनाया था। केसेस डू नॉट मेक अ प्रिंसिपल। देखो, केसेस प्रिंसिपल नहीं बनाते हैं, दे ओनली इलस्ट्रेट देम, मतलब उनसे सिर्फ हमें इलस्ट्रेशन यानी कि समझने को मिलता है। तो प्रिंसिपल और केस बुक्स में क्या फ़र्क है? जैसे कि हम बताते हैं कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्रिंसिपल हो गई, जो कि एक कोडिफाइड लॉ है हमारे लिए। वैसे ही जब हम इसको प्रैक्टिकली रूप में अप्लाई करते हैं, ये हो गई प्रैक्टिस हो गई हमारी। तो वही दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कभी नए नए केसेस को रटना स्टार्ट कर देंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उस केस में हुआ है वो आगे का भी सेम टू सेम वही केस में हो, ऐसा नहीं होता है। तो वहीं जब ये ओल्ड केसेस जब हम किसी लाइब्रेरी में ढूंढेंगे, यानी कि जो केस हो गए उनको, ठीक है, और वहीं हम कभी उसको प्रिंसिपल के हिसाब से देखेंगे, तो हम वहाँ पर लॉजिक लगाएंगे और तुरंत पहचान लेंगे। अब कोई नया केस आ जाएगा हमारे सामने और हमें उसका प्रिंसिपल नहीं पता होगा, तो हम तो वहाँ पे चुप हो जाएंगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और अक्सर ये हम कोर्ट में खड़े जब होते हैं ना, तो हमारे सामने कोई नया केस आता है और जब हम वो प्रिंसिपल नहीं पढ़े हुए होते हैं ना, तो हम सोचते हैं यार कि किस प्रिंसिपल पे बात हो रही है, मुझे क्यों नहीं पता है। तो पहले जब अपना प्रिंसिपल क्लियर होगा, यानी कि बेस क्लियर होगा, फाउंडेशन क्लियर होगा, थ्योरी पार्ट पता होगा, तो हम उसको जल्दी से समझ लेंगे कि उस प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पे। यही समझाना चाहते हैं बेकन कि पहले केसेस पर ना जंप करते हुए प्रिंसिपल्स को क्लियर करो, यानी कि फाउंडेशन को क्लियर करो। सो ये क्लास थी आज की हमारी सोर्सेस ऑफ लॉ पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।